हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो अब तक के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर दोनों केसेस पढ़े थे, जहां पर हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए सारे कैलकुलेशन पढ़ लिए थे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। तो 3D में हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को पढ़ेंगे। 2D में हम लोगों ने समझा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, इसमें भी दो केसेस होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पहला केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला केस हमारा क्या होता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट वे क्या है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बनाने का। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक हेक्सागन बना था जब हमने 2D में बात की थी। तो एटम्स को रखना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से होने वाली ये चीज़ें। तो सबसे पहले आप 2D अरेंजमेंट बनाएंगे। तो ये था हमारा 2D अरेंजमेंट। 2D अरेंजमेंट यानी कि सिर्फ अभी एक ही लेयर हमारे पास है। तो ये तो था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, ये वाला अरेंजमेंट। इस पूरी लेयर को मैं बोल देता हूँ ए लेयर। क्या नाम रख देते हैं इसका? ए लेयर। तो इस तरह से एटम्स अरेंजमेंट है, एक ही लेयर है। अब इसके ऊपर और एटम्स को हम रखना शुरू करते हैं। तो इसके ऊपर जब हम एटम्स को रखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगुलर वॉइड बन रही है। एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये। तो बीच में कौन सी वॉइड है? ट्रायंगुलर वॉइड। ये भी ट्रायंगुलर है, ये भी। तो अब जो नेक्स्ट एटम आ रहा है यानी कि जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर का एटम एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगा, जो एक ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करता चलेगा। जब एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर आप एटम्स रखना शुरू कर रहे हो तो वो वॉइड किस में कन्वर्ट हो जा रही है? देखिए ज़रा ध्यान से। तो वो वॉइड किस में कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है आपको? टेट्राहेड्रल वॉइड में। देखो ध्यान से, 3 एटम्स आपके पास रखे हैं ब्लैक, ठीक है। 1 2 3, उसके ऊपर एक एटम रख दिया तो 4 एटम्स हो गए। तो कौन सी वॉइड बन गई अब? टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है, 1 2 3, ये 3 ब्लैक एटम है, इसके ऊपर एक ब्लू एटम है, तो ये हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी के साथ एक और वॉइड आप लोगों को नजर आ रही होगी, वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिखाई दे रही है किसी को? देखिए एक ब्लैक एटम ये है, एक ब्लैक एटम ये और एक ब्लैक एटम ये। 3 ब्लैक एटम दिखाई दे रहे हैं। क्या इसके ऊपर 3 ब्लू एटम दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? ये। तो 3 ब्लैक एटम्स हैं, फिर 3 ब्लू एटम्स हैं, तो कौन सी वॉइड बन रही है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सर इसका मतलब जब हमने ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एटम रखना शुरू किए हैं तो कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी बनी हैं और कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बनी हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड भी एक और टाइप की है। देखो ये एक ब्लैक एटम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये दिखाई दे रहा है जिसमें मार्कर चला रहा हूँ इस तरह से। इसके ऊपर 3 ब्लू एटम है, एक ब्लैक एटम है, उसके ऊपर 3 ब्लू एटम्स रखे हैं। तो यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है। तो यहाँ पर बेसिकली आइडिया तुम्हें ये लेना है कि सर यस हम देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड भी बन रही है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बन रही है। कहाँ पर बन रही है, कैसे बन रही है, वो डिटेल में हमें आगे जाकर पढ़ना है। तो फिलहाल ये हो गया हमारे पास अरेंजमेंट। तो इस सेकंड वाली लेयर का नाम मैंने रख दिया बी लेयर, क्योंकि ये पहली वाली लेयर से क्या है? डिफरेंट है। ए लेयर अलग है और बी लेयर का अरेंजमेंट कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अभी जो हम फर्स्ट केस पढ़े हैं ना, इसमें हमें क्या करना होता है? अब थर्ड लेयर लाना है, ठीक है। तो ये वाली लेयर कौन सी थी आपकी? फर्स्ट लेयर। तो सर पहली लेयर हम लोगों ने लगाई ब्लैक एटम्स की, फिर सेकंड लेयर है हमारे पास ब्लू एटम्स की। ये है हमारी सेकंड लेयर, दिस इज अवर सेकंड लेयर, जिसका नाम हमने बी रखा क्योंकि वो अलग है। अब जो थर्ड लेयर ला रहे हैं ना बच्चों, वो एग्जैक्ट ब्लैक वाले एटम्स के ऊपर ले आओ, एग्जैक्ट। तो मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ कि जो थर्ड लेयर का एटम है वो एग्जैक्ट ए लेयर के एटम्स के ऊपर है, कुछ इस तरह से। तो क्या किया हमने? ए लेयर बनाई है, फिर बी लेयर का एटम कहाँ आया है? ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर। तो वो कुछ अलग दिखाई दे रहा है पहली वाली लेयर से। अब जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर के जो एटम्स हैं वो एग्जैक्ट ए लेयर के एटम्स के ऊपर हैं। तो बताओ फिर उसका क्या नाम रखा जाएगा? उसे सी लेयर कहा जाए या फिर ए लेयर ही कहा जाए? तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है कि सर हम उसे ए लेयर ही कहेंगे। ये देखो, क्योंकि सर कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे पहले वाला एटम रखा था ब्लैक वाला, वैसे ही आपने थर्ड लेयर का एटम भी रखा है ये। तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट कौन सा बन गया है?
ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट का नाम क्या रखोगे अब आप, ए बी टाइप अरेंजमेंट, क्योंकि सर पहली वाली लेयर ए थी, दूसरी वाली लेयर बी, थर्ड लेयर फिर से ए के ही जैसी थी, इसलिए उसका नाम हमने क्या रख दिया है, ए ही रखा है। तो थर्ड लेयर भी हमारे पास क्या है, जो डॉट डॉट से दिखाई गई है, वो भी कैसी लेयर है, ए लेयर। बट वो कौन सी लेयर थी वैसे, थर्ड लेयर। तो तीनों लेयर हम लोगों ने रख दी है यहाँ पर। तो क्या अरेंजमेंट है, ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट तो आप लोगों को मिल गया कि अरेंजमेंट कैसा होने वाला है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो क्या किया, ए लेयर बनाई जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बनती है, ठीक है, और कुछ नहीं किया उसमें। फिर बी लेयर जो है वो हमने ला कर रखी ब्लू वाले एटम्स की, ये ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर वाइट के ऊपर जैसे ही एटम आया तो टेट्राहेड्रल वाइट बनी। फिर ये 3 ब्लैक एटम और ये 3 ब्लू एटम से एक ऑक्टाहेड्रल वाइट भी बन रही है। इस पीछे वाले ब्लैक एटम के ऊपर 3 ब्लू एटम है, तो यहाँ पर भी एक वाइट बन रही है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि टेट्राहेड्रल वाइट भी है और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स भी बन रही है। क्लियर हुआ इतना। अरेंजमेंट का नाम रख दिया ए बी टाइप अरेंजमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा क्या होता है सर, यूनिट सेल निकालना, ठीक है। अब कोशिश करते हैं यहाँ से यूनिट सेल निकालने की। तो यूनिट सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने ऐसे ही बढ़ा दिए आइटम्स और, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो, तो यूनिट सेल निकालने के लिए सबसे पहले जैसे जैसे मैं दिखाऊंगा सर वही इमेजिन करना है। ए लेयर दिखाई दे रही है, सिर्फ ए लेयर, यानी कि कोई ब्लू एटम्स नहीं, कोई डॉट डॉट वाले एटम्स नहीं, सिर्फ ए लेयर के एटम, सिर्फ सबसे पहले वाली लेयर। तो उसका ये एटम पिक कर लो, उसका ये एटम पिक करो, उठा लिया, दिख रहा है सबको। तो ये एक एटम मैंने यहाँ पर उठा लिया है, तो ये हो गया वो एटम। इस ब्लैक वाले एटम को, इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं, चलो, ये है वो एटम, राइट। इस ब्लैक वाले एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं बताइए, आंसर करिए। तो जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आंसर करा करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कमेंट करके आंसर करा करो, चेक किया करो अपने आप को, ठीक है। कभी ज़्यादा गलत आंसर हो जाए तो डिलीट कर लेना बाद में, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एकदम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा कि हमसे पूछा जा रहा है तो हम बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। तो इस ब्लैक एटम को 1 2 3 4 5 6 एटम टच कर रहे हैं, राइट। कितने एटम्स टच कर रहे हैं इसे, 6 एटम टच कर रहे हैं। तो ये कैसी है वो पिक्चर, देखो, एक लेयर है, उसको 6 एटम्स टच कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी ए लेयर, राइट। अब इसके ऊपर बी लेयर, इसके ऊपर बी लेयर, इस डार्क जो शेड किया है मैंने ब्लैक एटम को, इसके ऊपर 3 ब्लू एटम टच कर रहे हैं। देखो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। एक ब्लू एटम ये टच करेगा सर, एक ब्लू एटम ये वाला टच कर रहा है, ठीक है, और एक ब्लू एटम ये है। तो 3 ब्लू एटम सर इसके ऊपर टच कर रहे हैं, तो रख देते हैं इसके ऊपर। तो सर इस ब्लैक के ऊपर 3 ब्लू एटम्स हैं, जिसे हम यहाँ पर बना देते हैं, जो एक सीधा ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ये है वो 3 ब्लू एटम्स, राइट। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आप फिर से कौन सी लेयर ले आए हो, ए लेयर बना दी है, फिर बी लेयर बनाई है आप लोगों ने। ये कौन सी लेयर है बेटा, ये है आपकी बी लेयर। अब लाते हैं थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कौन सी है, ए बी अगेन ए। तो ए लेयर तो एग्जैक्ट ऐसे ही होगी, एग्जैक्ट ऐसे ही होगी। देखो, इस डार्क वाले एटम के ऊपर डॉट डॉट वाला एटम रखा है आपने, डार्क वाले एटम के ऊपर एक डॉट डॉट एटम है, और उसके साथ उसको भी कितने एटम्स टच कर रहे होंगे सर, उसको भी 6 एटम ही टच करने वाले हैं। अब ये डॉट डॉट बनाने का हालांकि कोई पर्पस नहीं रहता है, क्योंकि हमें पता है कि ए लेयर और फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर क्या है, दोनों ही सेम है। तो फिर भी मैंने बना दिया इस ड्रॉ के हिसाब से। आपको भी नोट्स में इसी तरह से चीज़ें करनी है बाकी, ताकि आप रिवीजन बाद में कर सको, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए लेयर, बी लेयर और ए लेयर। तो ये डायग्राम आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी ड्रॉ की पिक्चर्स आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी, जो मैंने एक अलग से पिक्चर इस पर ऐड की हुई है, ये देखिए। तो इस स्क्रीन में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 6 एटम ऊपर है, फिर 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं बी लेयर के, फिर 6 एटम। तो 6 एटम कुछ इस तरह से हैं, अभी बोर्ड में तो ऐसे दिखाया है ना, वो 6 एटम्स क्या हैं, एक हेक्सागन बना रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हैं। देखो, 1 2, ये है वो एटम्स, दिख रहे हैं आप लोगों को। तो बोर्ड में हमने ऐसे बनाया है उन्हें। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ।
अब यहाँ पे बनाएंगे तो कुछ अलग तरह की पिक्चर दिखेगी ना। तो ये है वो 6 एटम्स। फिर ये 3 एटम्स ऐसे रखे हैं एक ट्राइंगल बनाते हुए, ठीक है, यहाँ पे रखें। फिर अगेन इस वाले हाथ में भी 6 एटम्स बना के ऐसे, तो 6 एटम ऊपर हैं, 3 एटम बीच में और 6 एटम फिर से नीचे हैं। तो ए लेयर के 6 एटम फिर बीच में, मतलब एकदम सैंडविच जैसा है, ठीक है। कोई ब्रेड लिया आपने, उसमें एक हेक्सागन बना दिया इस तरह से, ठीक है, वो रखा है। फिर उसके बीच में आपने 3 एटम्स और रखे हैं, कोई चेरी रखी है आपने 3। फिर उसके नीचे से अगेन पहले जैसा ब्रेड है, जैसा ऊपर वाला ब्रेड है वैसे ही नीचे वाला है। तो ये ए लेयर यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इस डायग्राम को अब मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका ऐसा जब कोई इतना यूज़ नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, इससे हम यूनिट सेल बना लेते हैं। अब क्या करते हैं हम यूनिट सेल बनाने के लिए, सर एटम्स के साइज़ को हम क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं। तो करें एटम्स के साइज़ को स्मॉल। तो इस वाले एटम को देखो, फिर ये 2 एटम्स हैं, ये 2 एटम्स, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, ये बन गया। तो क्या बनता हुआ लग रहा है आपको, क्या आप लोगों को ये एक हेक्सागन नहीं दिखाई दे रहा है? यस। इनके नीचे 3 एटम्स रखे हैं, इसके नीचे 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, राइट। फिर एग्जैक्ट इसके नीचे एक एटम है, यानी कि इसके नीचे एक एटम बनेगा, ऐसे ही इसके नीचे एक एटम बनने वाला है। चलो इसके हिसाब से बना लेते हैं। इसके नीचे ये एटम है, इसके नीचे ये एटम है। ड्रॉ थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगेगा तो मैनेज कर लोगे, ठीक है, क्योंकि मेरा एंगल थोड़ा सा सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ये इनको मिला दो, और एक एटम सेंटर पे। क्या तुम लोगों को पिक्चर क्लियर हुई? तो ये है वो 6 एटम बेटा, ये है वो 6 एटम। तो क्या ये एटम ये सब आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं? तो ये एटम सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ये एटम सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब हमने इसमें एटम का साइज छोटा दिखाया, तब हमें नहीं पता चल रहा है ना। और ये तीनों एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, तो ये है वो पिक्चर। क्लियर हुआ? तो 6 एटम, देन 3 एटम्स, देन अगेन 6 एटम, ए लेयर के एटम्स, बी लेयर के एटम्स और ए लेयर के एटम्स। तो बेटा यूनिट सेल कौन सी मिली है? तो सर यूनिट सेल हमें मिली है एक हेक्सागन। तो हेक्सागनल यूनिट सेल मिलती है इसमें। कौन सी यूनिट सेल मिलती है? हेक्सागनल यूनिट सेल। क्लियर हुआ? तो ये हमें यूनिट सेल। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जब हमने पढ़ी, पहला केस उसमें पढ़ा हमने जब ए टाइप अरेंजमेंट, तो हम लोगों को मिला था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फिर हम लोगों ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सेकंड केस पढ़ा था जो था हमारा ए बी टाइप अरेंजमेंट, राइट। वहाँ पे हमें BCC यूनिट सेल मिली थी। अब जो हम पढ़ रहे हैं हेक्सागनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, जिसमें हमने पहला केस पढ़ा है कौन सा अरेंजमेंट? ए बी टाइप अरेंजमेंट। ये ए बी टाइप अरेंजमेंट किसमें है? इन HCP। ये ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ए बी अरेंजमेंट तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में भी आया था। तो वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आया था ना, ये किसमें है? हेक्सागनल क्लोज पैकिंग में है, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या मिल गई है? हेक्सागनल यूनिट सेल। ये आपको लेयर का रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब मैं इस ड्रॉ को इरेज कर रहा हूँ, फिर 1 बाय 1 चीज़ें हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत पेशेंस के साथ इन चीज़ों को सीखना होगा, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर्स हैं सारे और हमें 2D के थ्रू उनको समझना होता है। तो थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तो होती हैं, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ सॉलिड स्टेट में हम हमेशा तुम लोगों से कि जब तक चीज़ें तुम लोगों को दिखाई ना देने लगेगी, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि 6 एटम इस तरह से, तब तक आगे मत बढ़ो जब तक इमेजिन नहीं हो जाए। तो अगर ऐसे ही मान के चल रहे होगे कि हाँ होता होगा, तो फिर कहानी सही नहीं है, ठीक है। तो ये तुम लोगों को यूनिट सेल मिल गई है यहाँ पर। तो ये हमारे पास हेक्सागन था, इससे रिलेटेड हमने एक यूनिट सेल यहाँ पर बना दी है। सेंटर पे एटम है, जो सारे कॉर्नर वाले एटम्स को। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं इसमें कि ये जो एटम्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा। ये जो एटम्स रखे हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कि कितना पार्ट हमारा यूज़ हो रहा है और कितना पार्ट नहीं यूज़ हो रहा है। जैसे सिंपल क्यूबिक में हमने सीखा
BCG में हमने सीखा कि कॉर्नर वाले आइटम का कंट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर ठीक है कितना होता था 1/8। हमने शेयरिंग समझी थी कि एक कॉर्नर वाला आइटम जो है कितने रूम्स में शेयर हो सकता है। यहाँ पे क्या कहानी है, तो पहले मैं तुम्हें एंगल के हिसाब से समझाता हूँ। तो तुम लोग मुझे आंसर करो कि जो एक हेक्सागन होता है उसका एंगल कितना होता है। तो आप लोगों का आंसर होगा सर 120। कितना होता है 120 डिग्री। तो टोटल हेक्सागन का एंगल कितना होता है 720 डिग्री होता है, राइट। 120 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 126 कितना हो जाएगा 720। तो एक एंगल 120 है तो कितना पार्ट इसका अंदर आ रहा होगा फिर, तो ये आ रहा होगा 1/6। तो ये तो हुआ एंगल के बेसिस पे, क्लियर। अब हम समझते हैं जैसे हम और चीज़ों को देखते थे कि क्या ये पार्ट ये वाला जो एटम है, ठीक है, ये जो एटम है क्योंकि ये ऐसा है ना, देखो ये इतना ही तो पार्ट यूज हो रहा है इसका, तो ये कितनी वैल्यू है यहाँ से हम समझ गए एंगल के फॉर्म में। अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँ बिना एंगल के फॉर्म में, ठीक है, कि कितना पार्ट शेयर हो रहा है, तो उसे समझने के लिए तो देखो उसको समझने के लिए हमें क्या करना होता है। एक पिक्चर आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, तो वहाँ पे देखो हमने क्या बनाए हुए हैं, वहाँ पर हमने 3 प्रिज्म लगाए हैं, सॉरी 3 हेक्सागन लगे हैं। एक हेक्सागन कुछ ऐसा ही है जैसा हम लोगों को ये ड्रॉ में दिखाई दे रहा है, एक हेक्सागन इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है। उस हेक्सागन के यहाँ पर मैंने एक एटम को रिप्रेजेंट किया है, देखो उस पिक्चर में देखो आप लोग, ये जो एटम है, अब तुम लोगों को अभी मैंने सिखाया कि ये हेक्सागन ऐसे नहीं है, ये हेक्सागन तो ऐसे है, या ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसे है ना फ्लैट। तो यहाँ पर मेरा एक हाथ है, यहाँ पे एक हाथ है, एक हाथ यहाँ पे भी कनेक्ट हो रहा है और एक इसके यहाँ पर भी। अब इसको अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ऐसा है वो, एक ये और एक ये, तो ये तीनों हाथ यानी कि यहाँ पर कितने हेक्सागन मिल जा रहे हैं 3 हेक्सागन। एक हेक्सागन इस साइड बन रहा है, एक साइड बन रहा है। तो वहाँ पे देखो उस पिक्चर में मैंने एक एटम रखा है यहाँ पर, और उस एटम को आप देख रहे होगी कि कितना है, हाफ है। तो वो जो आधा एटम है, पूरा एटम होगा ना स्फीयर के फॉर्म में, उसका आधा पीस मैंने काट दिया है। तो आप लोग देख रहे हो कि सर वो जो हाफ एटम है वो 3 हेक्सागन में शेयर हो रहा है। वो जो हाफ एटम है वो कितने हेक्सागन में शेयर हो रहा है 3। तो अगर मैं उसे फुल एटम बना दूं तो आप कहोगे सर ऊपर भी 3 हेक्सागन बन सकते हैं। तो जिस तरह से आपने ऐसे हाथ रखे हुए हैं यहाँ पर, इसके ऊपर भी रखा जा सकता है, ऐसे ही अरेंजमेंट ऊपर भी बनाया जा सकता है। तो अगर वो आधा एटम नीचे 3 हेक्सागन में शेयर हो रहा है तो उसका आधा पार्ट ऊपर 3 शेयर हो रहा होगा। तो ओवरऑल एटम का कितना पार्ट शेयर हो रहा है 1/6। क्लियर हुआ। तो चाहो तो उस ड्रॉ को अपनी कॉपी में आप नोटबुक में बना सकते हो। क्लियर हो गया। तो बस एक बार चीज़ें देखनी होती है, फिर एज इट इज उन्हें याद कर लेना होता है। बस फील आना चाहिए कि हाँ कैसे हो रहा है 1/6। हम सब में एंगल और दोनों का अप्रोच लगा रहे हैं, तो इसमें हमने क्यों लगाया, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें क्यों में क्लियर कर दी है। अब आते हैं और चीज़ों में, ठीक है। अब मुझे सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन बताओ। अब मैं तुम लोगों से पूरी उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इस बात का आंसर कर सकते हो। सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन बताओ। अब कुछ बोलेंगे बच्चे कि सर सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1 है, क्योंकि सर ये तो पूरा आइटम आ गया। लेकिन नहीं, अभी बोला ना मैंने, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो ये जो मेरे हाथ में तुम्हें एटम दिखाई दे रहा है सेंटर पे, अगर मैं इसे कुछ इस तरह से रखूं तो आप कहोगे सर इस एटम को कॉमन रख के ये आधा एटम ऊपर होगा और आधा नीचे होगा, ऐसा ही तो होगा। ये आधा एटम कहाँ होगा, ऊपर, और आधा नीचे होगा। ऐसे इमेजिन करो जिस रूम में आप बैठे हो उस छत में एटम लगा दो, छत में एक हेक्सागन बना दो, तो वो जो स्फेयर है आधा तुम्हें इस रूम में दिखाई देगा और आधा ऊपर, बगल वाले रूम में तो नहीं जाएगा ना, छत के बीच में लगाया हुआ है तुमने, ठीक है। तो सर इसका मतलब 1/2, इस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया सर 1/2। तो कॉर्नर वाले का 1/6, सेंटर वाले का 1/2, और ये जो 3 एटम्स थे ये तो तुम्हारे रूम में ही है ना। मैंने कहा छत में एक हेक्सागन बनाओ, एक ज़मीन में हेक्सागन बना दो, उसके बीच में 3 एटम्स रखें, तो सर ये तीनों एटम का कंट्रीब्यूशन तो पूरा ही होगा। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 3। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। 1-2 चीज़ें निकालने के लिए हमें कितनी चीज़ें समझनी है पहले। तभी मैं कह रहा हूँ कि रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, डेटा रटने का काम बाद में करना, पहले सारी चीज़ें समझ लो। बाद में हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें सारा डेटा लिखा होगा, कोई इतना टाइम नहीं लगता है फिर, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा सर नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि Z। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/6। कितने कॉर्नर हैं सर, 6 कॉर्नर ऊपर हैं, 6 कॉर्नर नीचे हैं, यानी कि 12 कॉर्नर है। बेटा सेंटर वाले में कितने एटम्स हैं सर, आप कहोगे 3 एटम्स हैं। फिर ये वाला एटम कितना है 1/2, और ये भी 1/2। तो 2 एटम ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2
2 है। तो कितना आ गया वैल्यू, ये 2, ये 3 और ये 1, तो कितना आ गया 6। तो नंबर ऑफ पार्टिकल 6। याद करना कितना आसान है, देखो आप कहोगे सर हेक्सागन यानी कि 6, हेक्सा 6 होता है, तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस समझना, समझ में आना, इनका कंट्रीब्यूशन समझना, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए 6। अब मुझे ए और आर में रिलेशन बताओ, बताइए ए और आर में रिलेशन। तो सर सिंपल है सर, ये वाली साइड को हम क्या बोल रहे हैं ए, ये साइड भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो सर इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है ए। तो अगर मैं आर के टर्म्स में पूछूँ तो आप कहोगे नहीं कि सर ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये आर और ये आर, तो ए इज इक्वल टू कितना मिल गया, राइट आंसर ए इज इक्वल टू आप लोगों का मिला है 2r। जिन्होंने आंसर गलत किया है वो एक बार फिर से देखें कि ये दोनों एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, ऐसे ही तो है, देखो ये, तो ये आर है और ये आर है, और टोटल वैल्यू को तुमने ए बोला, तो ए इज इक्वल टू आर। तो ए इज इक्वल टू आर मिल गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, ये पिक्चर आप लोगों ने देख ली है, ये पिक्चर भी आप लोगों ने देख ली है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, तो अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इजी है अगर तुम लोगों ने ये चीज़ें इमेजिन कर ली है। फिर हम लास्ट पे चलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन पे। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या है बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसी एटम का निकालेंगे जिसको ज़्यादा से ज़्यादा एटम टच कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, और कामचोरी मत दिखाना, नोट्स में अलग अलग ड्रॉ बनाना सबको समझने के लिए। कभी ये सोचो कि अभी तो आ गया समझ में, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों से बोलता हूँ कि नोट्स इस हिसाब से बनाने हैं कि जब बाद में रिवीजन करो तो तुम लोग उसी से रिवीजन करो, तुम्हें दोबारा वहाँ यहाँ पर आकर टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। चलो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अरेंजमेंट कैसा है, ए बी। इस ए को मैं उठा लेता हूँ क्योंकि इसी एटम को टच कर रहे हैं सब। तो इस ए के एटम को आप देख रहे हो कि सर वो बी लेयर और बी लेयर से कवर्ड है, तो ये रहा वो ए एटम। तो इस ए एटम को कितने लोग टच कर रहे थे, अभी देखा था हम लोगों ने। सर इस ए एटम को कितने एटम्स टच कर रहे थे, 6 एटम टच कर रहे थे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इस ए लेयर के ऊपर कौन सी लेयर है, बी, और बी लेयर कैसा ट्रायंगल, एक ब्लू एटम्स रखे थे ना ऐसे, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, तो यही तो है। तो बी लेयर ये आ गई, तो बी लेयर के कितने एटम्स टच कर रहे हैं, 3, तो 6 7 8 और ये 9। अब नीचे फिर से कौन सी लेयर है, सर अगेन हमारे पास है बी लेयर, राइट, अगेन हमारे पास क्या है, बी लेयर। तो जैसे ऊपर से ये रखें, पीछे से ये भी रखें एटम, तो 9 10 11 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बेटा आप लोगों का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है हमारा 12। आई बात समझ में। तो ए लेयर ये है, इसके ऊपर एक लेयर है बी और इसके नीचे भी बी लेयर है। ए लेयर के कितने एटम्स टच कर रहे हैं बताओ, ये जो सेंटर वाला एटम है इसे कितने एटम्स टच कर रहे हैं, सर आंसर है 6। इसके ऊपर बी लेयर के 3 एटम्स रखे हैं ब्लू कलर के, और नीचे से भी 3 ब्लू रखे हैं, तो इस सेंटर वाले एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं, सर 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है, देखो साइड में दिखा। तो क्या किया है वहाँ पे, देखो एक 6 एटम दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये उसके ऊपर 3 एटम्स हैं बी लेयर के, और नीचे भी बी लेयर के 3 एटम्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आप लोगों का, 12। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। तो अब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो क्या क्या चीज़ें पता चल गई है तुम लोगों को अभी तक, सर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर आया हमारा 12, ए और आर में रिलेशन मिला हमें, ए इज इक्वल टू 2r, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिले हैं 6। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कैलकुलेट हुई। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बनती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी बनती है, ये चीज़ें हैं। अब निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन तो हमेशा की तरह मैं तुम लोगों को बताता ही हूँ कि क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, कि एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया और हमारे पास कितना स्पेस था। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय स्पेस अवेलेबल
या मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन क्यों बोला है? क्योंकि हेक्सागन ही तो है हमारे पास। वो स्पेस के नाम पर क्या है तुम्हारे पास? सर हमारे पास एक हेक्सागन है, उसी हेक्सागन में हमने एटम्स रखे हुए हैं। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, तो कितने एटम्स हैं तुम्हारे पास? तो आपका आंसर होगा सर 6। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा सर? 4/3 πr³। तो इतना तो वॉल्यूम कवर कर रहे हैं आपके एटम्स। हेक्सागन का वॉल्यूम क्या होगा? तो हेक्सागन का वॉल्यूम तुम लोगों को पता है कि सर जो हेक्सागन का वॉल्यूम होगा वो होगा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं? 6। और ये है तुम्हारी हाइट, ठीक है। तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल की वैल्यू मैंने तुम लोगों को पहले भी बताई थी, कितनी आती है? तो कितनी होती है वो? तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल की वैल्यू, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? √3, ये मैंने पहले भी कहा था, याद रखना है, √3/4 साइड का स्क्वायर। और साइड कितनी है यहाँ पर? a। तो 6 1 2 3 4 5 6, इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है। तो एरिया इंटू हाइट कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। तो 6 ये आ गया एरिया। 6 क्यों आया समझ में आ गया ना? 6 है आपके पास ट्राइंगल, तो 6 × √3/4 a²। अब इसकी जो हाइट है इसके लिए काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन होता है, तो आपको एज इट इज़ याद रखनी, क्योंकि डेरिवेशन एज सच कहीं नहीं आना है। अगर आप बीएससी वगैरह लेवल पे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कुछ कभी कभी होते हैं टॉपिक्स, तो वहाँ पे डेरिवेशन की नीड पड़ती है, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में इन डेरिवेशंस का कहीं से कहीं कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैं डायरेक्ट फिलहाल यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ। तो ये वैल्यू आती है सॉल्व करके, ये जो हाइट है इसकी 2/3 2a, 2/3 2a, और इंटू तो 100 है ही हमारे पास क्योंकि परसेंटेज निकाला। तो ये है क्लियर। आया एक बार समझ में? फिर से देखते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, कितने एटम्स हैं? तो आप कहोगे सर हमने निकाला अभी, कितने एटम्स थे? 6 एटम्स। अब ये मत काउंट कर लेना फिर से कि 6 ऊपर थे, 6 नीचे थे, बीच में थे, ठीक है। तो टोटल एटम कितना आ गया? 6। तो 6, एक का वॉल्यूम कितना? 4/3 πr³। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स निकल गया। फिर नीचे वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसका एरिया और इसकी हाइट मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम निकलेगी। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा हेक्सागन का? हेक्सागन का एरिया निकलता है सर 6, क्योंकि 6 ट्राइंगल बन रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ पर? a। और ये हाइट कितनी होती है? √2/3 2a। 2a अलग से है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो तुम लोगों ने a और r में रिलेशन तो निकाल ही दिया है। तो 4/3 πr³ √3/4 a इज इक्वल टू 2r है, तो 2r⁻³ √2/3, ये 2a है तो 2 × a की जगह क्या रख दोगे? 2r। तो इस सब को जब सॉल्व किया जाएगा, कैलकुलेशन तुम्हें नहीं करना है, तो ये आएगा तुम्हारा 74%। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकला है फिर? 74%। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया, पैकिंग फ्रैक्शन निकल गया, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना है आपका? 74। नंबर ऑफ पार्टिकल 6, ए और आर में रिलेशन 2r हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ए हो गया। अरेंजमेंट का नाम क्या है? ए बी टाइप अरेंजमेंट। किसमें? HCP में। यूनिट सेल क्या आई है? तो सर यूनिट सेल आई है हेक्सागोनल यूनिट सेल, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन है। ABAB टाइप अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ए और आर में रिलेशन ए इज इक्वल टू 2r, नंबर ऑफ पार्टिकल 6, पैकिंग फ्रैक्शन 74%, और हेक्सागोनल यूनिट सेल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हों, और इस वैल्यू को प्लीज़ एज इट इज़ याद रखेंगे, यहाँ पर कोई भी बच्चा मिस्टेक नहीं करेगा। हालांकि कहीं नहीं पूछी जानी, मेन ये डेटा ही रहेगा, फिर भी क्या तरीका है, ये सारा अप्रोच मैंने तुम लोगों को सिखा दिया है, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को सारी चीज़ों का अप्रोच, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी पॉइंट में डाउट है या कहीं पे इमेजिन करने में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ओके, बाय बाय।